हेलो एवरीवन, चलो आज एक्सप्लोर करते हैं चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आपने कभी सोचा है कि दुनिया की आबादी इतनी अलग-अलग क्यों है? मतलब कहीं पर इतनी भीड़ है और कहीं पर जगह बिल्कुल खाली सी लगती है। और ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसके पीछे असली कारण क्या है? तो इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सारे फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रैल्फ वॉल्डो एमर्सन के बहुत ही पावरफुल कोट से। उन्होंने कहा था कि एक देश की जो असली ताकत है ना, वो उसके सोने या चांदी में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों में होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पीपल आर द रियल वेल्थ। वही लोग हैं जो एक नेशन के पिलर्स को मजबूत बनाते हैं। तो इस सेंट्रल आइडिया को हमेशा दिमाग में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम पहले एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर सीधा डाइव करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में। उसके बाद हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं। फिर समझेंगे पॉपुलेशन चेंज को, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पर नजर डालेंगे और आखिर में पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इससे पहले कि हम नंबर्स और डेटा की दुनिया में खो जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम आबादी को स्टडी ही क्यों करते हैं। जैसा कि हमने अभी कोर्ट में देखा, एक कंट्री की जो असली पहचान होती है वो उसके लोगों से ही होती है। देखो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, लोग ही तो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। वही तो हैं जो कंट्री के बाकी सारे रिसोर्सेज, जैसे कि जमीन हो गई, पानी, मिनरल्स, उन सबको इस्तेमाल करते हैं। और पॉलिसीज भी वही डिसाइड करते हैं। इसलिए ये जानना एब्सोल्युटली क्रूशल है कि एक देश में कितने लोग रहते हैं, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें, हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है। ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग रहते कहाँ हैं। और यहीं से हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। यहाँ हम समझेंगे कि लोग दुनिया में कहाँ कहाँ बसे हुए हैं और क्यों। तो सबसे पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? ये टर्म बस इतना बताता है कि लोग अर्थ की सरफेस पर कैसे फैले हुए हैं। सिंपल है ना? बेसिकली ये पॉपुलेशन का एक स्पेशल पैटर्न है, कहां पर लोग रहते हैं और कहां पर नहीं रहते। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है जॉर्ज बी क्रेसी का ये कोट। उन्होंने एशिया के बारे में कहा था कि यहाँ ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां कम लोग रहते हैं और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं। और जानते हैं, ये बात सिर्फ एशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न पे एकदम फिट बैठती है। आबादी जो है वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये देखिए, ये पिछले पॉइंट को कितने बेहतरीन तरीके से समझाता है। जरा इसके बारे में सोचिए, दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 10% जमीन पर रहती है। सिर्फ ये एक फैक्ट ही दिखा देता है कि पॉपुलेशन कुछ एरियाज में कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। और यहाँ इस कॉन्सेंट्रेशन का एक और सबूत है। सोच के देखिए, सिर्फ 10 देश मिलाकर पूरी दुनिया की लगभग 60% पॉपुलेशन बनाते हैं और उन 10 देशों में से भी 6 देश तो अकेले एशिया में ही हैं। ये सच में दिखाता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन की कहानी में एशिया का रोल कितना सेंट्रल है। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल और साइज ऑफ लैंड के बीच का रेशियो। बेसिकली एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि कोई जगह कितनी क्राउडेड है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन 1,50,000 है और एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर्स है, तो वहां की डेंसिटी हुई 1500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिए, हाई डेंसिटी का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर ज्यादा प्रेशर। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है, आखिर लोग वहीं क्यों रहते हैं जहां वो रहते हैं? ये पॉपुलेशन इतनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? हमारा अगला सेक्शन इन्हीं फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नंबर 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है, इसलिए लोग ऐसी जगहों पर बसना पसंद करते हैं जहां फ्रेश वाटर आसानी से मिल जाए। यही वजह है कि नदियों के किनारे यानी रिवर वैलीज दुनिया के सबसे घने बसे हुए एरियाज में से हैं। दूसरा है लैंड फॉर्म्स। लोग हमेशा फ्लैट प्लेन्स पर रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां खेती करना, सड़कें बनाना, इंडस्ट्रीज लगाना सब आसान होता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ये सब करना काफी मुश्किल हो जाता है। तीसरा है क्लाइमेट। बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहना मुश्किल होता है, इसलिए लोग आमतौर पर कंफर्टेबल मॉडरेट क्लाइमेट वाली जगहों पर बसते हैं। और चौथा है सॉइल्स।
फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जहां की मिट्टी अच्छी होती है वहां हिस्टोरिकली हमेशा से ज्यादा लोग रहते आए हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। पहला है मिनरल्स। जिन एरियाज में मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वहां पर माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, जिससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसलिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स वहां जाकर बस जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है अफ्रीका का कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। दूसरा है अर्बनाइजेशन। शहरों में यानी सिटीज में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बेहतर एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं। सिटी लाइफ का ये अट्रैक्शन लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहां पर इंडस्ट्रीज लगती हैं वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज की बहार आ जाती है। और सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, हर तरह के लोग वहां आते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जापान का कोबे ओसाका रीजन। और अब तीसरा सेट ऑफ फैक्टर्स है सोशल एंड कल्चरल। देखिए, कुछ जगहों का रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए कोई पवित्र शहर है। और ठीक इसके उलट जिन जगहों पर सोशल या पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है, यानी झगड़े या अशांति का माहौल होता है, वहां से लोग दूर चले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सेफ्टी और पीस से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, अब तक हमने देखा कि लोग कहां और क्यों रहते हैं, लेकिन एक जगह की पॉपुलेशन हमेशा एक जैसी यानी स्टैटिक नहीं रहती। वो बढ़ती है, घटती है, यानी चेंज होती रहती है। और यही हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले आता है, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान किसी भी टेरिटरी के लोगों की संख्या में जो बदलाव आता है। एक बात याद रखिएगा, ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है यानी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और नेगेटिव भी हो सकता है यानी पॉपुलेशन घट भी सकती है। चलिए इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है? ये है बर्थ्स माइनस डेथ्स, मतलब कितने लोग पैदा हुए उसमें से कितने लोग मर गए, जो बचा वो नेचुरल ग्रोथ है। अब एक्चुअल ग्रोथ में हम माइग्रेशन को भी गिनते हैं, यानी बर्थ्स माइनस डेथ्स प्लस कितने लोग बाहर से आए जिसे इन माइग्रेशन कहते हैं, माइनस कितने लोग यहाँ से चले गए जिसे आउट माइग्रेशन कहते हैं। सिंपल। पॉजिटिव ग्रोथ तब होता है जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा हो या फिर बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आ रहे हों, और नेगेटिव ग्रोथ तब होता है जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो जाए या बहुत सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हों। पॉपुलेशन चेंज के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है क्रूड बर्थ रेट या CBR। इसका मतलब है एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने लाइव बर्थ्स हुए। हम पर 1000 इसलिए यूज करते हैं ताकि अलग अलग साइज की पॉपुलेशंस को आसानी से कंपेयर कर सके। फॉर्मूला में B का मतलब है टोटल लाइव बर्थ्स और P का मतलब है मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी साल के बीच की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन होती है। बिल्कुल उसी तरह दूसरा कंपोनेंट है क्रूड डेथ रेट या CDR। इसका मतलब है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितनी डेथ्स हुई। इसका फॉर्मूला भी CBR जैसा ही है। तो यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ बर्थ रेट बढ़ने से नहीं होती बल्कि डेथ रेट कम होने से भी होती है। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइग्रेशन। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। जिस जगह से लोग जाते हैं वो कहलाता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस जगह पर लोग जाते हैं वो कहलाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इससे होता क्या है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन में पॉपुलेशन कम हो जाती है और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। इसके पीछे 2 तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। पहले हैं पुश फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, रहने की खराब कंडीशंस, पॉलिटिकल झगड़े, नेचुरल डिजास्टर्स या कोई महामारी। दूसरे हैं पुल फैक्टर्स जो लोगों को किसी नई जगह पर अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, शांति और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक अच्छा क्लाइमेट। बेसिकली पुश फैक्टर्स आपको वहां से धक्का देते हैं और पुल फैक्टर्स आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और राइट, तो अब जब हम पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स को समझ गए हैं, हमारा अगला टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है जो हमें किसी भी रीजन की पॉपुलेशन के फ्यूचर को डिस्क्राइब और प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ये थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे एक सोसाइटी डेवलप होती है उसकी पॉपुलेशन कैसे बदलती है। इस थ्योरी के 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई होते हैं। इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत धीमी होती है। ऐसी सोसाइटी आमतौर पर रूरल और एग्रेरियन होती है जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। अब आते हैं स्टेज 2 में। इसमें बेहतर हेल्थ और सैनिटेशन की वजह से डेथ रेट तो कम होने लगती है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई रहती है। इस बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच के गैप की वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से एक्सपैंड होती है।
फाइनली स्टेज 3 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत कम हो जाते हैं। इससे पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो जाती है या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसी सोसाइटी अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट होती है, जहां लोग सोच समझकर अपनी फैमिली साइज को कंट्रोल करते हैं। ये जो तेजी से ग्रोथ हो रही है, खासकर स्टेज 2 में, वही हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर ले आती है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है तो उससे मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है फैमिली प्लानिंग। इसका मतलब होता है बच्चों के बीच में स्पेसिंग रखना या उनके जन्म को प्रिवेंट करना। इससे ना सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इससे विमेन्स हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इसके लिए गवर्नमेंट्स अवेयरनेस कैंपेन्स यानी प्रोपेगेंडा चलाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को फ्रीली अवेलेबल कराती हैं और बड़ी फैमिलीज के लिए टैक्स डिसइंसेंटिव्स जैसे सख्त कदम भी उठाती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में थॉमस माल्थस की थ्योरी को याद रखना भी जरूरी है। 1798 में ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि पॉपुलेशन जो है वो फूड सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ती है और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आखिर में फैमिन यानी अकाल, डिजीज और वॉर की वजह से एक बड़ा पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा। इसलिए उनका कहना था कि प्रिवेंटिव चेक्स जैसे कि फैमिली प्लानिंग बहुत ही जरूरी हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकें। इनमें से कौन सा एक पुश फैक्टर नहीं है? ए, वाटर शॉर्टेज, बी, मेडिकल/एजुकेशनल फैसिलिटीज, सी, अनएम्प्लॉयमेंट या डी, एपिडेमिक्स। इसके बारे में सोचिए। इसका जवाब हमारे पुश और पुल फैक्टर्स वाले डिस्कशन में ही है। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सप्लेनर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।